नमस्कार, मैं संकेत आवटे। लास्ट वीडियो को आपने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया। आपकी टेस्ट मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही है कि इस चैनल में आपको क्या देखना है। मजा आ गया। पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगा कि मैंने कमेंट करने के लिए बोला, लाइक करने के लिए बोला। इसका मतलब ये है कि कमेंट और लाइक ज्यादा करने से मुझे पैसा मिलता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ये दिमाग से निकाल लेना। वहां से मुझे पता चलता है कि आपको यह सब्जेक्ट कितना बढ़िया लग रहा है, कौन से वे में आप जाना चाहते हो, किस प्रकार के वीडियोस आपको देखने पसंद आते हैं। सो दैट मुझे पता चलता है कि जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उस वीडियो को ज्यादा पसंद मिल रहा है या उस वीडियो को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर या उस कैटेगरी में मैं ज्यादा और घुसने की कोशिश करने वाला हूं। सो यहां से मुझे क्लियरली पता चल चुका है कि आपको बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस एक्सपेक्ट आप करते हो और बढ़िया मैक्सिमम डिस्कशन वहां पे होना चाहिए। सो यहां पर भी मैं बहुत सारी चीजें मैं आज के दिन डिस्कस करने वाला हूं। बहुत वैल्यूएबल वीडियो है, क्योंकि मुझे लग रहा था ऊपर ऊपर का नॉलेज आप एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि न्यूज चैनल वाले देते, थोड़ा मैं उस पर मेरा तड़का लगाता था। जो भी न्यूज आती थी वो मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बट मुझे लग रहा है कि और ज्यादा रिसर्च अगर मैं आपको दे पाऊं तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो। सो एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा, धीरे धीरे मैं आगे लेके जाऊंगा। जितना ज्यादा ड्रिल डाउन कर सकता हूं, एक साथ भी कर सकता हूं मैं, बट मुझे लगता है कि वो बैकफायर करेगा। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डीप तुरंत नहीं जाऊंगा। सारा डेटा लेके बहुत बड़े बड़े पीपीटीज बना के आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, स्टेप बाय स्टेप मैं जाना चाहता हूं। सो डिस्कस करते हैं टैरिफ की। इंडियन मार्केट ने आग लगा दी है आज तक। मतलब एक साल की बात करें या 1.5 साल की बात करें, सबसे बढ़िया मूव मार्केट में आ चुकी है। ग्रीन पे ग्रीन कैंडल भाई साहब। आज के दिन अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट की रैली ऑलरेडी निफ्टी 50 ने दी है और 1150 के आसपास की रैली ऑलरेडी सेंसेक्स ने दे दी है। अभी फिलहाल मेरे सामने मार्केट ऑन है और भी 10-15 मिनट बचे हैं। दैट्स वाई एग्जैक्ट फिगर में नहीं बोल पाऊंगा कि क्लोजिंग कहां पे होने वाला है। ओवरऑल यही मैं बोलना चाहता हूं कि मार्केट में बुल रन वापस आ चुका है। सो दिस वीडियो इज नॉट फॉर एनी रिकमेंडेशन, जस्ट वी आर गिविंग आवर एनालिसिस फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन मत समझना। खुद एनालिसिस करके, खुद अपना स्टॉक का सिलेक्शन करके अपने एडवाइजर के साथ मिलकर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हो। ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। 2 तारीख दिखा दिखा के डराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अप्रैल में हम टैरिफ बढ़ाएंगे, इंडिया के साथ ये करेंगे वो करेंगे। बट दूसरा एक स्टेटमेंट उनका आया कि इंडिया इज आवर फ्रेंड, हम इतना भी ज्यादा कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। सो डोनाल्ड ट्रंप ऐसी चीज है कि जो हर सेकंड में पलट सकता है। सो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं यहां तक आया हूं रीजन बिहाइंड दैट कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से सेक्टर में किस प्रकार की ग्रोथ आ रही है। बात करते हैं आईटी की। आईटी समवेयर अराउंड आज के दिन 1.34% की ग्रोथ दिखा रहा है। रियलिटी में 1.5% के आसपास, 1.6 बोल सकते हो। ऑटो में थोड़ी कम ग्रोथ है, 0.90% के आसपास। हेल्थ केयर ½ % से भी कम, मतलब 40% के आसपास यहां पे ग्रोथ नजर आ रही है। इंफ्रा आज के दिन 1.5% से भी ज्यादा ऊपर है। एनर्जी 1.5% से भी ज्यादा ऊपर है। एफएमसीजी लिस्ट ग्रोथ नजर आ रही है। याद रखना, मैंने बात किया है एफएमसीजी के बारे में, मैंने बात किया है ऑटो के बारे में, मैंने हेल्थ केयर के बारे में थोड़ी कम ग्रोथ नजर आ रही है। हर एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे ताकि आगे जाके मार्केट की सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा सकता है या मार्केट का टाइम फीस फिर से हो सकता है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं पीएससी की। पीएससी में बहुत बढ़िया ग्रोथ है भाई साहब, ऑलमोस्ट 3%। पीएसयू बैंक्स 3.27%। इंडेक्स बढ़ चुका है भाई साहब। इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। आज निफ्टी की ग्रोथ है ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास, लाइक सेंसेक्स भी वही आसपास बढ़ चुका है। कमोडिटीज 1.27%, जहां पे कंजम्पशन में ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। सेक्टर बाय सेक्टर हम बात करेंगे, सो दैट यू विल गेट टू नो कि मैं क्या कहना चाहता हूं और किस प्रकार से लॉन्गर रन में ग्रोथ नजर आ रही है या नहीं आ रही है। सो एक चीज सिंपल याद रखना, मेटल में जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 2% के आसपास है। फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑलमोस्ट 2.2% की ग्रोथ हमें आज के दिन दिख चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी मार्केट में प्रेशर नजर आता है, टेंशन नजर आता है, कुछ ना कुछ होने की संभावना नजर आती है, मेजरली पैसा डिप्लॉय किया जाता है एफएमसीजी के अंदर। आज के दिन एफएमसीजी का पैसा निकलता हुआ नजर आ रहा है और जा रहा है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। यहाँ पे चीजें हमें क्लियर हो चुकी है। अब कंजम्पशन भी ठीक ठाक चल रहा है, बट बढ़िया नहीं कर रहा है। उसमें से कुछ सेक्टर, अब बैंकिंग
बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। उसके पीछे के रीजन सब डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। रीबैलेंस होने वाला है, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है प्लीज रीबैलेंस कर लेना। कल तक आपको ईमेल्स मिल जाएंगे, उस तरीके से आपको आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। कुछ स्टॉक बेचने हैं, कुछ बाय करने हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो प्लीज आप कॉल कर सकते हो, यदि आप हमारे इन्वेस्टर हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। अगर मुझे कोई भी सेक्टर के अंदर ग्रोथ नजर आती है तो डेफिनेटली जरूरत होती है पैसों की। जब तक बैंकिंग स्ट्रांग नहीं होगा आपकी इकोनॉमी कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती, आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती है, आपकी इकोनॉमी नहीं ग्रो हो सकती है। मैं और एक रिलेशन बार बार लोगों को बताना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। लोगों को लगता है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, बैंकिंग में इंटरेस्ट ठीक ठाक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ सालों से ना इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट ग्रो नहीं करेगा। लोगों का एनालिसिस देखो, सो दैट आपको पता चलेगा कि कहां गलती होती है, हम उल्टी सोच कैसे रखते हैं। ये उन लोगों की बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि आधा नॉलेज ना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। यहां पे सिंपल वे में आप समझने की कोशिश करना, इफ यू वांट टू ग्रो योर इकोनॉमी देन यू नीड टू हैव इजी मनी एंड एक्सेस फॉर द इजी मनी। इजी मनी का सेंस कैसे बनता है, क्या बनता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ग्लोबली अगर आप बड़े बड़े देश के अंदर जाते हो तो वहां पे ना कोई भी बिजनेस सेटअप करना बहुत ज्यादा आसान है। अगर मैं कहीं ना कहीं कंपनी खोलना चाहता हूं, बहुत बार बोला जाता है यार दुबई में 1 दिन में सब कुछ बन जाता है, 4 दिन में बन जाता है, ये कंट्री में 10 दिन में अपनी कंपनी रेडी हो जाती है। यहाँ पे एक परमिशन लेने के लिए 10-15 दिन चले जाते हैं, इंडिया को कंपेयर किया जाता है। बट अगर आप देखो वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़िया बनता जा रहा है। सिंपल लॉजिक समझ लेना, तुरंत कंपनी क्रिएट होती है, तुरंत कैपिटल अवेलेबल हो जाता है, तुरंत लोन मिलता है, तुरंत डिप्लॉय करके आप बिजनेस कर सकते हो। आज के दिन बोला यह जाता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट के रिटर्न भी कम होंगे ना, वैसे ही सेम लॉजिक है। क्योंकि आज तक देखो मार्केट 2020 तक वगैरह बहुत बढ़िया ग्रो किया, 21 तक बोल सकते हो आप, वहां से थोड़ी डिग्रोथ दिख रही है, इंटरेस्ट रेट भी कट हो रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि इंटरेस्ट रेट और मार्केट सेम स्टाइल में रन करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट भी नीचे जाएगा और बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा और रेंज बाउंड रह सकता है या धीरे धीरे ग्रो कर सकता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मार्केट में नहीं दिख सकती है। ये कुछ लोगों के व्यूज है, मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं एक XYZ बिजनेस करना चाहता हूं एंड फॉर दिस बिजनेस आई वांट 1 CR रुपीज, 1 करोड़ मुझे लगने वाले हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 1 CR आई विल स्टार्ट माई बिजनेस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बिजनेस आई विल गेट अप्रोक्सीमेटली 20% मार्जिन, 15% मार्जिन और 18% वगैरह मार्जिन। हम पकड़ के चलते हैं, चलो 15% में मार्जिन निकालने वाला हूं। अब जब आप अनसिक्योर्ड लोन लेने जाते हो, कोई बिजनेस लोन लेने जाते हो, आपको लग रहा होगा आपने होम लोन लिया होगा, छोटा मोटा लोन लिया होगा, आपको 8-9% से मिला होगा। बट जब बिजनेस लोन के बारे में सोचते हो तो वो 14%, 15%, 12% के अंदर आते ही नहीं है बिजनेस लोन्स। वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत है। कुछ ऐसे बिजनेस है उनको 17, 18, 20% तक जाना पड़ता है। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन को वगैरह तो लोन मिल ही नहीं रहा है, और जो भी मिलता है वो 17-18% वगैरह चला जाता है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर मैं 12, 13, 14, 15% से लोन उठा रहा हूं और मेरा मार्जिन ही 15% है तो मेरे हाथ में बचेगा क्या? सिंपल है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ का धंधा किया, 1 करोड़ का धंधा करने के बाद या 1 करोड़ का माल बेचने के बाद मुझे मिलता है 15 लाख, मुझे मिलते हैं 20 लाख। अगर मुझे 20 लाख मिल रहा है और उसमें से 15 लाख बैंक उठा रही है, इसका मतलब इंटरेस्ट मैंने पे किया, 5 लाख हाथ में बचे। मैं कैसे बिजनेस सर्वाइव कर सकता हूं आगे जाके? अगर समझो ऊंच नीच कुछ हुई मार्केट के अंदर या मेरे बिजनेस के अंदर, बिजनेस पूरा कोलैप्स हो जाता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग बिजनेस यहां पे बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू यूएस या एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज दे हैव लो कॉस्ट लेंडिंग्स। 1%, 2%, 3%, 4% के आसपास पे उनको पैसा अवेलेबल होता है फॉर द बिजनेस पर्पस, और कोई भी वो अगर पैसा खड़ा करना चाहता है वो खड़ा कर सकता है 2-3% के अंदर। इसका मतलब सिंपल है कि इजी मनी अवेलेबल है विद द लो इंटरेस्ट, इसीलिए उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर होते हैं, बिजनेस स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए यूएस के मेजरली बिजनेस अगर आप देखो तो वो लोग मेजरली बिजनेस एक्विजिशन पे मेजर फोकस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉसेस। सिंपल है, मार्केटिंग करो, लो कॉस्ट पे बेचो, कस्टमर एक्वायर करो, कंपनी पहले बड़ी बनाओ, उसके बाद में प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं, बिकॉज इजी मनी अवेलेबल है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाने वाला नहीं है, जेब से इतना ज्यादा कुछ खर्चा होने वाला नहीं है। सो डरने की कोई बात नहीं है, कंपनी कोलैप्स नहीं हो जाएगी।
बट इंडिया के अंदर भी अगर हमें बिजनेसेस को सस्टेनेबल बनाना है तो डेफिनेटली हमें इजी मनी विथ लो इंटरेस्ट मार्जिन देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा लोन का इंटरेस्ट रहेगा उतनी ज्यादा कंपनी कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ाती जाएगी। सो हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट रेट कम करने होंगे। जितने कम इंटरेस्ट रेट होंगे उतनी ज्यादा कंपनी बढ़िया परफॉर्म करेगी, उतनी ज्यादा स्केल कर पाएगी। आज समझो अगर मेरी हैसियत है, मेरी ताकत है, मेरे पास एक्सपर्टीज है और मुझे लग रहा है कि मैं 1 करोड़ से 2 ब्रांचेस निकाल के सस्टेन कर पाऊंगा 15% इंटरेस्ट रेट के साथ, बट मुझे वही लोन अगर 4-5% में मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा 3-4-5 करोड़ उठा लूं, क्योंकि आई हैव गट्स, आई हैव कॉन्फिडेंस, आई हैव एक्सपीरियंस कि मैं ये बिजनेस इस लेवल पे स्केल कर सकता हूं, उतनी एक्सपर्टीज है, इतना पैसा मिलेगा, इजीली मैं हैंडल कर पाऊंगा। बट आज के दिन बिजनेसमैन थोड़े डरते हैं बिकॉज एक्स्ट्रा रेट पे, मतलब इतने तगड़े इंटरेस्ट रेट पे पैसा अगर मिलेगा तो सस्टेन करने के लिए टेंशन हो सकता है। सो दैट जितने कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता जाएगा उतना ज्यादा फायदा होता जाएगा। सिंपल लॉजिक है, समझ लेना। इसका मतलब सिंपल है, when interest rates goes down, your company performance or your corporate's performance maybe goes up. Reason behind that कि उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ सकती है, प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा बढ़ सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ज्यादा बढ़ेंगे। रीजन बिहाइंड दैट कि जो मैं 10-12-15% दे रहा था वो 6-7-5% पे आ जाएगा। सीधा जो भी पैसा बचेगा जेब में बचने वाला है और ज्यादा धंधे को मैं स्केल कर सकता हूं। यहां पे आती है बैंक्स। जितना कम रेट पे पैसा मिलता रहेगा, उठाओ पैसा सस्ते में, दे दो पैसा सस्ते में, छोटा मार्जिन कमा लो, धंधे को बढ़ा लो। सिंपल लॉजिक पे ये इंडस्ट्री काम करने वाली है। सो आपको पहली क्लैरिटी यह आ गई कि इंटरेस्ट रेट कम होने से मार्केट के रिटर्न कम नहीं होंगे, उसका इसका कोई नाता नहीं है। जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना बढ़िया मार्केट के लिए सुविधा होगी। और आने वाले 10-15 साल में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद से दिमाग में ठूस लेना कि आने वाले 10 से 15 साल इंडिया के हैं। कुछ भी हो जाए, हम कितना भी क्रिटिसाइज करें, कुणाल कामरा आए, कितने भी जोक्स मारे, कितने भी पोएट्री करे, कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री हो या कुछ भी हो, मार्केट में इंडिया में ग्रोथ आने ही आने वाली है, बिकॉज हमारा पुअर परफॉर्मेंस बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस हो सकता है। लाइक बहुत सारी कंपनी हो या बहुत सारे देश की अगर हम बात करें तो उनकी जीडीपी 2%, 3%, 1% से ग्रो कर रही है, बट वी आर ग्रोइंग विथ मोर देन 5%। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 8%, 9% तक हमें इजीली पहुंचना चाहिए। बट सिंपल चीज ध्यान रखना कि उनके 1-2% से हमारी 5% का स्पीड बढ़िया लगता है। दैट्स वाई दे आर थिंकिंग कि वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी और यहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए। इसीलिए एफआईज का भी पैसा आता है। बहुत सारी कंपनियां चाइना +1 की नजर से भी हमारे एंड को देखती है। दैट्स वाई हमारे यहाँ कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकती है। सो सिंपल लॉजिक समझ लेना, डेमोक्रेसी है, बहुत बढ़िया परफॉर्म हम कर रहे हैं। इंटरनल कुछ इश्यूज हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप बोलोगे ये पार्टी बढ़िया है, वो बोलेंगे ये पार्टी बढ़िया है, वो तो चलता रहेगा। बट वहां पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है बिजनेस के ऊपर। अंडरलाइंग एसेट, जो भी बिजनेसमैन है, प्रमोटर है, उनके फंडामेंटल है, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और ये सारी चीजें मैंने बताने का रीजन ये है कि यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है बैंकिंग सेक्टर में, इसीलिए फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रोथ जबरदस्त कर रहा है। और बैंकिंग का इंडेक्स भाई साहब 3% प्लस, विच इज आग लगा दी है इसने। दैट्स वाई बैंकिंग में अब आप कोटक देखो, एसबीआई देखो, एचडीएफसी देखो, आईसीआईसीआई देखो, तगड़े परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी बैंक से लिंक का रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, सुन लेना अच्छे से, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी को हम कंपेयर करते हैं ऑटो के साथ। ऑटो में दिक्कत यह है कि हम एग्जांपल लेते हैं, यूएस का लेते हैं, यूरोप का भी ले सकते हैं, इंडिया का भी ले सकते हैं। बट पहले करते हैं यूएस के साथ शुरुआत। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट नॉलेज देना है तो दे के ही रहेंगे। 1.5 करोड़ के आसपास मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली हेयर एंड देयर 10-20 लाख होंगे। मैं एग्जैक्ट कंफर्म करके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे बढ़िया से रिसर्च करके टाइप करके यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। सो अज्यूम करते हैं 1.5 करोड़ के आसपास कार्स लगते हैं उनको। वहां से ना 80 लाख के आसपास वो लोग खुद बनाते हैं, 80 लाख बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब जब ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, दिक्कत ये होने वाली यूएस में कि वो लोग जो है उनके प्लांट्स बहुत ज्यादा बाहर सेटअप किए गए हैं, वहां से मैन्युफैक्चरिंग होता है, उनकी कंट्री में आता है, बिकॉज दे हैव हेवी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन देयर ओन कंट्री। क्योंकि दिक्कत ये है
कि दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो हर एक चीज अपने ही कंट्री में बनाती है, बाहर से कुछ भी नहीं इंपोर्ट करती है। सो वो कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। दैट्स वाई अगर वो खुद के कंट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे तो उनका डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रांग है, उनको बाहर से स्पेयर पार्ट इंपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ सकता है। सो दैट उनके दिमाग में ये आया कि ये सारे चीजें करने से बेटर है इंपोर्ट करो, इंपोर्ट के साथ साथ कॉस्टिंग बढ़ा लो, फिर अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करो। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हेवी है क्योंकि वहां पे एक तो एम्प्लॉय मिलना बहुत ज्यादा कठिन होता है, लोअर सेगमेंट में काम करने वाले लोग, और उसके साथ साथ उनकी कॉस्टिंग भी बहुत हेवी होती है, तो सस्टेन करना कंपनी को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दैट वो लोग सोचते हैं कि सीधा ऐसी कंट्री में घुसे, चाइना में, चलो प्लांट लगा दिया, वहां पे पैसा लगा दिया, प्लांट चालू हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सस्ते में प्रोड्यूस हो रहा है, सीधा कार इंपोर्ट करो, वो भी हो सकता है। एग्जाम्पल हो यूट्यूब का, क्या लग रहा है आपको? ये सारी सर्विसेज आपको यूट्यूब पे आज के दिन आप वीडियो देख रहे हो, ये कंपनी कहाँ की है? आप बोलोगे यूएस की है, बिल्कुल है, बट ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं सिंगापुर से हो रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस आइलैंड से हो रहे हैं। सिंपल वे में समझ लेना, कंपनी मेन है कहाँ की बात अलग है, बट ट्रांजैक्शन कहां से हो रहा है। बीच में कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज में इन्होंने सेटअप लगा रखे हैं, वहां पे कंपनियां फॉर्म करके रखी हुई है। दैट्स वाई दे कैन सेव द टैक्स। कुछ आइलैंड है जहां पे 0 टैक्स लगता है। आप देखोगे कुछ कंट्रीज ऐसी है वहां पे मिनिमम टैक्स लगता है 2, 3, 4, 5%। बस यूएस में तो बहुत बढ़िया टैक्स है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा टैक्स है। सो दैट ये बीच में कहीं ना कहीं सेटअप करते हैं। अब होता यह है कि जब वहां से पैसा अपनी कंट्री में ट्रांसफर करेंगे, वहां पे लोग फंसने लग जाते हैं। इंडिया के साथ कुछ कंट्रीज के साथ अपनी ट्रेड एग्रीमेंट्स है, ट्रीटीज है, जहां पे डबल टैक्सेशन नहीं होता है। अगर आप एक कंट्री में पैसा कमाते हो, वहां पे टैक्स भर देते हो, फिर वही पैसा अगर इंडिया में लेके आते हो तो दोबारा टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बट मेजरली ये होता है कि बाकी सारी कंट्रीज के साथ वहां पर भी टैक्स भरो, यहां पर भी भरो, वी डोंट केयर। इफ यू बोरो मनी फ्रॉम एनी अदर कंट्री देन यू हैव टू पे टैक्स टू आवर कंट्री। ये सिंपल लॉजिक यहाँ पे बैठता है। जहां पे टैक्स ट्रीटी है वहां पे कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर वो लोग इसमें टैरिफ और ज्यादा बढ़ाएंगे तो उनके ही बिजनेसमैन लोग उसको अपोज करना ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई साहब मुश्किलें बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। नो डाउट हमारा एक्सपोर्ट जो आईटी का हो रहा है बढ़िया हो रहा है, वहां पे थोड़ा सा डेंट आ सकता है, इसीलिए आईटी इंडेक्स थोड़ा प्रेशर में है। 2 तारीख की राह देखी जा रही है बिकॉज मेजरली ऑटोमोबाइल पे फोकस है, इसीलिए आपको ऑटोमोबाइल इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ये सारी चीजें कैसे घूम रही है? सो दैट अगर मैं मेरा पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं तो जिस इंडेक्स में अभी टेंशन नहीं है उसमें पैसा लगाऊंगा ना भाई साहब, दबा के पैसा लगा दूंगा, वो इंडेक्स बढ़ जाएगा, वो बढ़ता 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 ऊपर जाता है। बट यहां पे जो प्रेशर है ना वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब ये प्रेशर रिलीज होता हुआ नजर आएगा तो इसका मतलब सिंपल है, जो अभी मैंने सस्ता माल उठाया हुआ था, ग्रोथ दिख रही थी, वो ऊपर जा चुका है, अब उसका पीई बढ़ चुका है, वो महंगा हो चुका है, मैं यहां से निकलूंगा, फिर से यहां आ जाऊंगा बिकॉज आई हैव अ बेटर सेंस कि यहां पे जो पी है इससे बेटर मुझे यहां पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब यहां पे ना अगर एक फॉल आता है, करेक्शन आता है, सेक्टर रोटेशन होता है, तो बेमतलब का 1 साल 1.5 साल निकल जाएगा। बेटर वे है मैं यहां से निकल जाऊंगा, यहां पे कूद जाने वाला हूं। सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट। आप इसको कंपेयर कर सकते हो विथ पूनावाला फिनकॉर्प। न्यूज क्या है कि यहां पे मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमें 30% की ग्रोथ दिख रही है। 30%, 40%, 50% के अलग अलग आंकड़े दिख रहे हैं। अब बात करते हैं 1 महीने के अंदर इस स्टॉक ने 30% की ग्रोथ ऑलरेडी दिखा दी है। यहां पे हो ये रहा है कि लोन बुक जो इनके है आने वाले 5 से 6 साल में 5 से 6 गुना बढ़ सकते हैं। 500 to 600% की ग्रोथ, एंड दैट्स व्हाई स्टॉक इज मूविंग लाइक एनीथिंग। और इसीलिए हमें फाइनेंशियल सेक्टर में जब भी ऐसे न्यूज आते हैं, एक चीज सिंपली याद रखो आप कि जिस सेक्टर को लोग पसंद करें, लोग हम आप बिल्कुल नहीं, एफआईआईज, डीआईआईज, बड़े इन्वेस्टर, और वो चार्ट भी बोलता है। और जब उसमें पैसा लगना शुरू हो जाए और उस सेक्टर के अंदर कोई स्टॉक के बारे में बढ़िया न्यूज आना शुरू हो जाए, और वो स्टॉक ऑलरेडी हमें अगर बढ़िया लेवल पे मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ बढ़िया मल्टीप्लायर, तो भाई साहब कूदना चाहिए। सो कुछ स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे हो ये रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 40% की ग्रोथ एयूएम में दिख सकती है इस कंपनी के अंदर। 3 से लेके 3.5% का आरओए दिख सकता है।
AI पावर्ड अंडरराइटिंग सॉल्यूशन कंपनी ने बना दिया है। इसको और ज्यादा ब्रोकरेज हाउसेस हो या अदर कंपनीज हो, एनालिसिस करने वाली कंपनीज हो, बहुत पॉजिटिवली देख रही है। और यहाँ पे हम बात करते हैं, क्लियरली नाम भी मैं ले सकता हूँ, गोल्डमैन सैक्स हो या मोतीलाल ओसवाल हो, क्लियरली इनके ऊपर ये बुलिश है। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अंदर की बात बहुत सारी घूम घूम के आ रही है, क्रेडिट फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है अपने इंडिया के अंदर, ये अंदर की बात। दूसरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से पीओज निकलना शुरू होने वाले हैं रियल एस्टेट के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर डेवलपमेंट एग्रेसिवली शुरू होने वाली है। 1 महीने के अंदर बड़ी बड़ी न्यूज रियल एस्टेट के अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी अंदर की एनालिसिस है। मैं अननेसेसरी किसी का नाम, कुछ चीजें बोलना पसंद नहीं करता, और चीजें समझना शुरू करो कि यहां पे ये होने वाला है। क्या होगा? तगड़ी पीओज निकलने शुरू हो जाएंगे। हेवी स्पेंडिंग रियल एस्टेट पे गवर्नमेंट करना शुरू करेगा। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ह्यूज होने वाला है। बड़े बड़े रोड्स के पीओज निकलेंगे। आज के दिन एक्विजिशन शुरू है और 1-1.5 महीने 2 महीने में आपको दिखना शुरू हो जाएगा न्यूज में, और 4-5 महीने में बड़ा एक ऑरा बिल्ड हो जाएगा, बड़ा एक नैरेटिव बिल्ड हो जाएगा। तब तक स्टॉक शूट हुए होंगे, ये भी आज के दिन याद रखना। सो कोई भी ट्रेंड आने के पहले उसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब वो ट्रेंड उसका बेस बनाने लग जाए। No doubt, you cannot predict on exact bottom, but you have to stay focused and you have to know कि क्या डेवलपमेंट्स अपने कंट्री में हो रहे हैं। सो एक शार्प फॉल आया, यहां से एक हेल्दी करेक्शन बन रहा है। इन दिस करेक्शन मेनी एनालिस्ट सेज कि बुल रन हैव बीन स्टार्टेड। अब इन दिस बुल रन मुझे बढ़िया स्टॉक पिकिंग करना है। तो और एक सेक्टर के बारे में मैंने बात करी कि पैसा सस्ता मिलेगा, रेट कट आगे आने वाले समय में हो सकता है। अगेन पैसा सस्ता मिल सकता है, डेवलपमेंट बढ़ सकती है, रियल एस्टेट में ग्रोथ मुझे दिख रही है। सिर्फ मुझे नहीं दिख रही है, कल हमने डिस्कस किया, इसीलिए बहुत सारे बड़े प्लेयर वायर इंडस्ट्री में घुसे, इसीलिए बड़े प्लेयर सीमेंट इंडस्ट्री में घुसे पहले से। जो चीज संकेत अवटे को आज पता चली, कल पता चली या 1 महीने में पता चली, उन्होंने वो चीज प्रेडिक्ट कुछ सालों पहले करी। इसीलिए या आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने वो चीज करी, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। समझने वाली बात है, जब तक बड़ा पैसा मार्केट में नहीं आता, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक नहीं बोल रहा हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कोई सेक्टर में जब बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वहां पे बढ़िया ग्रोथ नजर नहीं आएगी। सेबी की मीटिंग होने वाली है शाम को, आई डोंट नो वीडियो आप शाम को ही देखोगे, बट मैं दोपहर को ही शूट कर रहा हूं। दैट्स वाई बड़े बड़े डिसीजंस वहां पे हो सकते हैं। लाइक एफपीआई डिस्क्लोजर का लिमिट जो था 25,000 करोड़ का, वो फिर से 50,000 करोड़ किया जा सकता है। अब सिंपल लॉजिक है कि चेयरपर्सन चेंज हो गया है, उस चेयरपर्सन ने जो डिसीजंस लिए उन्होंने फिर पीछे नहीं लिया कुछ डिसीजन से। अगर मेरी कुछ गलती है तो मुझे मानना पड़ेगा ना, उसको चेंज करना पड़ेगा ना, वो हुआ नहीं। बट आई थिंक अब कुछ चीजें एग्रेसिवली चेंज हो सकती है। रिलीफ मिल सकता है कि कुछ अल्गो ट्रेडिंग के साथ मिलकर कुछ ब्रोकर ने काम किया था जो कि इलीगल अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स थे, वो इसीलिए 120 ब्रोकर के ऊपर एक्शन लिया गया था। अब कलेक्टिवली उनके ऊपर कुछ राहत दी जा सकती है। जो हमारे जैसे एडवाइजर्स हैं उनको हेल्प मिल सकती है। उनको बोला जा सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो 6 महीने का करते थे, 3 महीने का करते थे, आप क्लाइंट के साथ आप 1 साल के लिए कर सकते हो। वो अगर राहत मिलती है तो मेरे क्लाइंट के लिए बढ़िया हो सकता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे चेंज हो सकती है। एंजल इन्वेस्टर का लिमिट भी बढ़ाया जा सकता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगेन ये डेटा सिर्फ आपके लिए है कि किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है। इंडियन टोबैको इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ नजर आ रही है। अब बात करता हूं, ये जो ग्रोथ है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलना चाहता कि कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में या कोई स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में कौन सी बड़ी कंपनी काम कर रही है। 2-2.5 महीने पहले से हमने वो स्टॉक बाय कर रखा है। स्टॉक का नाम भी आप बोल सकते हो कि मेजरली वो सिगरेट्स वगैरह बनाती है, टोबैको इंडस्ट्री में काम करती है, आईटीसी नहीं। क्लियरली बोल देता हूँ, एक चीज बोल सकता हूँ, मैनेजमेंट ने बहुत सारे कांड किए हैं, बहुत सारे फेमस है निगेटिव चीजों के लिए, फिर भी कंपनी में तगड़ी ग्रोथ दिख रही है। एंड दैट्स वाई टोबैको बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट।
आप चार्ट भी स्क्रीन पे देख सकते हो। सो उसका आईटीसी को भी बढ़िया फायदा हो सकता है। टोबैको इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनीज के नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थोड़ा लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा खुल के बातें नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको एक लेवल तक लेके आ जाऊंगा, वहां पे आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि आपको क्या करना है। देन सिंपली एनालिसिस करना होता है, स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या है, कितने साल की ग्रोथ मुझे कैसे दिख रही है, पास्ट परफॉर्मेंस की सेल्स ग्रोथ कैसी थी, पीई रेशो क्या है, ये 5 स्टॉक मुझे मिले, इनमें से बढ़िया कौन है, चूज करो, बाय कर लो, कोई बड़ा टेंशन नहीं है। सो वो थोड़ा आपको करना पड़ेगा। सिर्फ इंडस्ट्री का एनालिसिस जो आपके लिए इतना ज्यादा एक्सेसिबल नहीं होता, आप इतना ज्यादा टाइम देके मार्केट में एनालिसिस नहीं कर सकते, इसीलिए उसके लिए मैं हूं। सो डोंट वरी, वो सारी चीजें आपको मैं दे दूंगा। सो इंडिया का ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, जहां पे कॉफी बहुत बढ़िया कर रहा है। कॉफी की अगर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखो तो 28% की नजर आ रही है, बट स्पेशली फरवरी मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया, जहां पे 71.97 बिलियन के आसपास यूएसडी की मैं बात कर रहा हूं, हमें एक्सपोर्ट्स देखने मिले, जहां पे कंबाइन है, मर्चेंडाइज हो या सर्विसेज, दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। जहां पे ना इंपोर्ट हमें डिग्रोथ देखने मिली 3.16% की, जो कि ऑलमोस्ट है, मतलब जो इंपोर्ट हमने किया है उसका नंबर है 67.52 बिलियन का। मजा आ गया, इंपोर्ट कम हुआ सुन के मजा आ जाता है और बढ़िया लगता है, बट ये थोड़ा कुछ सेक्टर में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं आगे जाके। आयरन ओर की अगर हम बात करें, वहां पे हम 51% से माइनस में दिख रहे हैं ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में और केमिकल्स के अंदर भी, बट कॉफी ने बढ़िया किया, राइस 19%, टोबैको जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं 33%। कुछ लोगों को सेक्टर सही नहीं लगता है, कुछ कास्ट में बोला जाता है कि ये हराम का पैसा है वगैरह वगैरह, देन दैट इज अप टू यू। उसके लिए मैं कोई भी ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके टोबैको में इन्वेस्ट आपने करना ही चाहिए वगैरह वगैरह, बट ग्रोथ जबरदस्त है। सिंपल लॉजिक है, मैं खुद टोबैको का सेवन नहीं करता हूं, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूं, फिर भी कंपनी बढ़िया है, परफॉर्म कर रही है, करने वाले करेंगे, सुधरेंगे नहीं, मैं कितना भी बोलूँ कुछ भी बोलूँ उनके ऊपर तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो दैट वो कंज्यूम करेंगे, अपनी हेल्थ की वाट लगाएंगे, बट हम पैसा कमाएंगे, कोई इशू नहीं है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सिर्फ 6% की ग्रोथ दिख रही है, जो कि मे भी थोड़ा प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि मेजर प्रेशर कहां पे आएगा पता है आपको, ऑटोमोबाइल में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। सो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ना टैक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ प्रेशराइज किया, ऑटोमोबाइल पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करी, फिर भी उनकी गाड़ियां इंडिया में इतना ज्यादा सेल होना और उससे इतना ज्यादा इंडिया को इंपैक्ट होना, आई डोंट थिंक सो। सिंपल है, क्योंकि टू व्हीलर में तो हम बाप लोग हैं, R&D पे बहुत अच्छा खासा खर्चा किया हमने, टू व्हीलर में और एग्रेसिवली हम ग्रो करते ही रहेंगे, बट प्रेशर आ सकता है हमें डेफिनेटली वेजिटेबल्स के ऊपर, हमें एग्री के ऊपर प्रेशर देखने मिल सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, अगर उनके लिए भी कुछ इधर उधर चेंजेस हो जाए तो वहां से माल इंडिया में आएगा तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब यहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाती है, अगर वहाँ पे सस्ती चीज़ें वहाँ से आने लग जाती है तो इंडिया को इम्पैक्ट हो सकता है। सो एग्री पे मैं इतना ज़्यादा अभी भी श्योर नहीं हूँ, मेरा एनालिसिस मेरे तक सीमित रखता हूँ। उसके साथ साथ आप मिल्स में देखो, ऑयल मिल्स हो, सीड्स हो, बहुत ज़्यादा गिरावट, -34%, -24% की गिरावट वहाँ पे नज़र आ रही है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गुड्स पे 33% की पॉजिटिव ग्रोथ हमें नजर आ रही है। जो शिफ्टिंग आया था चाइना के अंदर, सेम चीज इंडिया उस फेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ बढ़िया हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा बढ़िया होने की संभावना है, और बेटर गवर्नमेंट करेगी तो और बेटर हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होने लग जाएगा, और उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले स्टॉक मार्केट पे हो सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा था, बट बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है और बहुत कुछ है, बट इससे और ज्यादा लंबा मैं इसको नहीं बनाना चाहता। सो प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मजा आया आपको, और जो सेक्टर जेन्युइनली परफॉर्म नहीं कर रहा है मत रखो उसमें। सिंपल होता यह है कि अगर ये सेक्टर है परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसे ही कुछ चल रहा है, होता यह है कि आप एक साल उसको रखोगे, बिकॉज ऑलरेडी गिर गया है, 20% लॉस है, अब ये 20% लॉस लेके एक साल रुकोगे, उसके बाद में धीरे धीरे परफॉर्म करने लगेगा। इससे होता यह है कि आपका CAGR इंपैक्ट होता है। सो बेटर वे है कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, 20% लॉस उठा लो, इस सेक्टर में लगाओ, क्योंकि ये ग्रो होने वाला है, आपको दिख रहा है सपोज, तो वहां पे होता है कि 1-1.5 साल में आपका पैसा रिकवर भी हो जाएगा, बट यहाँ पे ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वो सारी चीजें याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, मैक्सिमम सपोर्ट दिखाना, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके लिए लेके आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। धन्यवाद, स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।